जो आज हम आपको व्याकरण विभाग पाठ 24 अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज का प्रश्नोत्तर कार्य बता रहे। देखिए, आपकी परीक्षा में सबसे पहला सवाल आता है अनसीन पैसेज। ये अपठित गद्यांश या अनसीन पैसेज क्या है और इसको परीक्षा में किस प्रकार हल किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार बनाना चाहिए, उसके संबंध में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए और उसका अभ्यास कीजिए। आपकी किताब में भी ये अनसीन पैसेज है, तो उसमें जो कुछ लिखा है उसको पढ़िए, समझिए। अनसीन पैसेज में अनसीन पैसेज क्या है पहले ये बता रहे हैं। जो गद्यांश अनसीन प्रोज पैसेज, इसका पूरा शीर्षक है अनसीन प्रोज पैसेज। ये क्या है? अपठित गद्यांश क्या है? जो गद्यांश पहले से पढ़े नहीं गए हों उन्हें अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश देकर निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पैसेज दिया जाता है 8 लाइन का, 6 लाइन का, और उस पैसेज को कहीं बाहर की किताब से दिया जाता है, पाठ्यक्रम की किताब से नहीं आता, बाहर की किताब से दिया जाता है और उसके नीचे कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। वो क्या प्रश्न होते हैं, कैसे प्रश्न होते हैं, उसके संबंध में बताने जा रहे हैं आपको। गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना दिया जाता है। यानी गद्यांश में जो लिखा है उससे जुड़ा हुआ सवाल नीचे है, लेकिन सवाल की भाषा दूसरी है और गद्यांश की भाषा दूसरी है। तो इसमें आपको समझना है, प्रश्न को समझना है और समझने के आधार पर उसका उत्तर अपने शब्दों में लिखना है। गद्यांश में उपयुक्त शीर्षक लिखिए, ये सवाल करता है। देखिए, जो गद्यांश दिया गया है उसमें किस विषय पर, किस एक खास विषय पर ज़्यादा बल दिया गया, ये ध्यान देना चाहिए और वही उसका शीर्षक होता है। जिस विषय का ज़्यादा से ज़्यादा गद्यांश में वर्णन हो वही उसका उपयुक्त शीर्षक होता है। शीर्षक हमेशा छोटा होना चाहिए, एक शब्द, समझे कि नहीं? एक शब्द में शीर्षक खत्म हो जाना चाहिए। वो गद्यांश के अंदर से भी आप निकाल सकते हैं आराम से। तो ग्रामर से भी सवाल पूछता है, जैसे विलोम शब्द बताइए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताइए, निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाइए, निम्नलिखित शब्दों से पर्यायवाची शब्द बताइए, ऐसा भी सवाल दिया जाता है। इसको हल करने से पहले क्या करना चाहिए? अपठित गद्यांश को हल करने से पहले 2 या 3 बार इस गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। मुख्य बातों को रेखांकित करना चाहिए। अब प्रश्न पढ़ें और उनके उत्तर अवतरण गद्यांश में ही ढूंढें। उत्तर हमेशा अपने शब्दों में लिखने चाहिए और संक्षेप में लिखने चाहिए। लिखते समय पंक्चुएशन, विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। आपकी भाषा शुद्ध होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए। आपकी भाषा शुद्ध और सरल होनी चाहिए। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। आपकी किताब में है या दूसरी कोई किताब में भी, व्याकरण की कोई दूसरी किताब से भी अनसीन पैसेज को आप देखकर पढ़कर बहुत कुछ उसमें समझ सकते हैं। तो ऐसा गद्यांश जिसका पूर्व काल में अध्ययन न किया गया हो अपठित गद्यांश कहलाता है। इसमें गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके निरंतर अभ्यास से इस गद्यांश के अभ्यास से आपकी प्रतिभा का परिचय मिलता है। आप कितना इंग्लिश जानते हैं, कितना हिंदी जानते हैं,
इसके बारे में हमको पता चलता है। और इसके द्वारा ये भी पता चलता है कि आपकी भाषा पर कितनी पकड़ है, किस हिसाब से आप कितना जानते हैं। अगर अंग्रेजी का पैसेज है तो ये पता चलेगा कि अंग्रेजी आपकी कितनी और कैसी है। और यदि हिंदी का पैसेज है तो ये पता चलेगा कि हिंदी आप कितना जानते हैं, कितना सही जानते हैं। मतलब इसके द्वारा आपका हिंदी ज्ञान, वास्तविक हिंदी ज्ञान पता चलता है कि किसमें किस प्रकार की नकल नहीं की जा सकती, इसमें किसी प्रकार का पूछताछ नहीं होती। ये आपकी विवेक पर आधारित होता है, आपकी प्रतिभा का परिचय देता है। तो प्रश्नों के उत्तर पढ़ने से पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। दिए गए उत्तरों का संबंध गद्यांश से होना चाहिए। जो उत्तर आप दे रहे हैं उसका संबंध गद्यांश से ही होना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर सरल, सुबोध और स्पष्ट होने चाहिए। तो इस प्रकार क्लास 6 में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, हर क्लास में ये आता है। और क्लास के अनुसार उसका छोटा रूप और बड़ा रूप बनता जाता है। छोटी क्लास है तो छोटा देते हैं, बड़ी क्लास है तो बड़ा देते हैं। तो ऐसा गद्यांश जिसका पूर्व काल में अध्ययन ना किया गया हो, अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश किसे कहते हैं? ऐसा गद्यांश जिसका पूर्व काल में अध्ययन ना किया गया हो वह अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश के उत्तर लिखने से पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। देखिए एक पैसेज हम पढ़ रहे हैं और उसका उत्तर भी आपको बताएंगे। इसके बाद कुछ अभ्यास भी आपको करवाएंगे। बहुत से लोगों से मित्रता करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सच्ची और आदर्श मैत्री एक से ही संभव है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी को भी अपने प्रेम और विश्वास में लेने से पहले खूब जांच परख लेना चाहिए और फिर धीरे धीरे निरंतर अपने प्रेम को प्रगाढ़ता प्रदान करते रहना चाहिए। प्रसिद्ध विद्वान ड्यूमाच का पक्की मित्रता का मंत्र बताते हुए कहना है कि मनुष्य जो स्वयं करे उसे भूल जाए और उसका मित्र उसे सदैव याद रखे। मित्रता का यही आधार है। मिलने पर मित्र का आदर करना, पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करना तथा आवश्यकता के समय उसकी सहायता करना मित्रता को स्थायी करने का मंत्र है। ऐसा पैसेज देता है। और पैसेज के देखिए सवाल है, मित्र की किस बात को याद रखना चाहिए? उत्तर होगा मित्र ने हमारे साथ जो भलाई का काम किया है उसे हमेशा याद रखना चाहिए। बस इतने उत्तर। दूसरा सवाल है, मित्र के मिलने पर क्या करना चाहिए? उसका उत्तर होगा मित्र के मिलने पर उसका आदर करना चाहिए। ऐसा उत्तर लिखना। तीसरा है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है मित्रता, क्योंकि इसमें मित्रता के विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन किया गया है, इसलिए इसका उपयुक्त शीर्षक हुआ मित्रता। और शीर्षक हमेशा लिखना शुरू में होता है या अंत में होता है? बस ये दो ही जगह और कहीं नहीं होता है। तो इस प्रकार अनसीन पैसेज को बनाया जाता है। अच्छा, कुछ और आपको बता रहे हैं, सरल वाला आपको बताते हैं। देखिए एक और अनसीन पैसेज का एक और उदाहरण। हजारों साल पहले दक्षिण भारत में एक राजा राज्य करता था।
उसके 3 पुत्र थे, तीनों आलसी और बुद्धू थे, जिसके कारण उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, जिसके कारण उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। राजा ने उन्हें शिक्षा दिलवाने का बहुत प्रयास किया, परंतु सब व्यर्थ रहा। तब उन्होंने एक प्रसिद्ध विद्वान विष्णु शर्मा को अपने दरबार में बुलवाया और राजकुमारों को सुधरवाने का उत्तरदायित्व उन्हें सौंप दिया। विष्णु शर्मा ने राजा को आश्वासन दिया कि वे केवल 6 महीने में राजकुमारों को नीति निपुण बनाकर राजकाज चलाने में सक्षम बना देंगे। अपना वचन निभाने के लिए उन्होंने राजकुमारों को मन बहलाने वाली नीति कथाएं सुनानी आरंभ की। परिणाम स्वरूप वे शिक्षा में रुचि लेने लगे। उन्हें शिक्षाप्रद रोचक कथाओं के संग्रह का नाम पंचतंत्र है। इन्हीं शिक्षाप्रद रोचक कथाओं के संग्रह का नाम पंचतंत्र है। फिर से हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिए, उसके बाद उसका प्रश्नोत्तर आपको करना है। हजारों साल पहले दक्षिण भारत में एक राजा राज्य करता था। उसके 3 पुत्र थे, तीनों आलसी और बुद्धू थे, जिसके कारण उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। राजा ने उन्हें शिक्षा दिलवाने का बहुत प्रयास किया, परंतु सब व्यर्थ रहा। तब उन्होंने एक प्रसिद्ध विद्वान विष्णु शर्मा को अपने दरबार में बुलवाया और राजकुमारों को सुधारने का उत्तरदायित्व उन्हें सौंप दिया। विष्णु शर्मा ने राजा को आश्वासन दिया कि वे केवल 6 महीने में राजकुमारों को नीति निपुण बनाकर राजकाज चलाने में सक्षम बना देंगे। अपना वचन निभाने के लिए उन्होंने राजकुमारों का मन बढ़ाने वाली नीति कथाएं सुनाना आरंभ की। परिणाम स्वरूप वे शिक्षा में रुचि लेने लगे। इन्हीं शिक्षाप्रद रोचक कथाओं के संग्रह का नाम है पंचतंत्र। तो ये कैसे चले, आप देखिए। अब उसके नीचे 5 सवाल है। कैसे सवाल हैं, कैसा जवाब लिखा जाएगा, इसको देखिए। गद्यांश के लिए पहले ही सवाल है, देखिए। गद्यांश के लिए उचित शीर्षक छांटे या बताइए। तो इसमें इस गद्यांश का उचित शीर्षक है पंचतंत्र। दूसरा सवाल है, राजा के पुत्र कैसे थे? तो उत्तर होगा, राजा के पुत्र आलसी और बुद्धू थे। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ध्यान से सुनिए। तीसरा सवाल है, राजकुमारों को सुधारने के लिए राजा ने किसे बुलवाया? राजकुमारों को सुधारने के लिए राजा ने किसे बुलवाया? उत्तर होगा, राजकुमारों को सुधारने के लिए राजा ने विष्णु शर्मा को बुलवाया। ठीक है। उसके बाद सवाल है चौथा नंबर, पंचतंत्र में कैसी कथाएं हैं? पंचतंत्र में कैसी कथाएं हैं? उत्तर होगा, पंचतंत्र में नीति कथाएं। नीति कथाएं हैं। ठीक। उसके बाद 5वां और अंतिम सवाल है, आश्वासन शब्द का अर्थ क्या है? ऐसा भी सवाल आता है। विलोम शब्द बताइए, है अर्थ बताइए, या पर्यायवाची शब्द लिखिए। ऐसे सवाल आते हैं। तो इसमें एक बहुत अच्छा सवाल है, आश्वासन शब्द का उचित अर्थ बताएं। तो उत्तर होगा, आश्वासन शब्द का उचित अर्थ है तसल्ली देना। तसल्ली देना। तो ये हुआ अनसेन पैसेज और उसको बनाने का उत्तर तरीका। अब हम आपको कुछ अनसेन पैसेज बता रहे हैं, जिसको ध्यानपूर्वक सुनना है और उसके बाद आपको बनाना है। प्रश्न हम आपको बताएंगे, प्रश्न को नोट कर सकते हैं आप, और उसके बाद उसका उत्तर आपको सम बनाना है। अपठित गद्यांश के 2
2 पैराग्राफ का उत्तर हमने बता दिया। अब 2 पैराग्राफ हम आपको बनाने के लिए बताने जा रहे हैं, तो सुनिए। तीसरा जो आपको बनाना है, पुष्प की सार्थकता सुगंध होने में है। पुष्प की सार्थकता सुगंधित होने में है, यद्यपि उसमें अन्य गुण जैसे रंग, रूप आदि भी मन को प्रसन्न करते हैं। अगर पुष्प में सुगंध ना हो तो वह भाता नहीं है। इसी प्रकार मानव जीवन भी एक पुष्प है। इसी प्रकार मानव जीवन भी एक पुष्प है जो निरंतर इसी प्रकार सुगंधित होता है। पर यदि उसमें प्रेम रूपी सुगंध का समन्वय हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। प्रेम रहित जीवन निरर्थक है। प्रेम रहित जीवन निरर्थक है। जीवन को यद्यपि अनेक गुणों से पूर्ण होना चाहिए। जीवन को यद्यपि अनेक गुणों से पूर्ण होना चाहिए, परंतु इसमें प्रेम की प्रमुखता अवश्य होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये 4-5 लाइन का एक अनसीन पैसेज है। अब उसके नीचे जो सवाल है वो हम आपको बता रहे हैं, जिसका उत्तर आपको लिखना है। प्रेम की सार्थकता किसमें है? सबसे पहले सवाल है, प्रेम की सार्थकता किसमें? दूसरा सवाल, मानव जीवन कैसा होना चाहिए? दूसरा सवाल, मानव जीवन कैसा होना चाहिए? तीसरा, मानव एवं पुष्प में क्या समानता होनी चाहिए? मानव एवं पुष्प में क्या समानता होनी चाहिए? इसके बाद देखिए अंतिम, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। ठीक, तो इस प्रकार इसमें 4 सवाल हैं। तो एक सवाल और भी आता है इसमें, निरर्थक शब्द का विपरीत शब्द लिखिए। निरर्थक शब्द का विपरीत शब्द लिखिए या विलोम शब्द लिखिए। हाँ, तो ये पैसेज है और उसके नीचे हमने आपको 5 सवाल दिए हैं। अब इन 5 सवालों का उत्तर आपको रफ कॉपी में लिखने का अभ्यास करना है, क्योंकि अभ्यास कार्य करके ही आप अनसीन पैसेज को बिल्कुल सही बना सकते हैं। अपनी किताब से भी अभ्यास कीजिए और अभी हमने जो बताया उसमें से अभ्यास का काम आपको करना है। अब दूसरा और अंतिम आपको बता रहे हैं, जिसको आपको बनाना है। ध्यानपूर्वक सुनिए। निंदा बड़ा भारी दोष है। निंदा मतलब चुगली करना। निंदा बड़ा भारी दोष है, किंतु संत जन कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अर्थात निंदक को सदैव अपने निकट रखो, इतना नजदीक कि उसके लिए आंगन में कुटिया भी बना दो, ताकि वह हमारे स्वभाव को निर्मल रख, क्योंकि वह हमारे स्वभाव को निर्मल रखता है, हमें सावधान करता है। निंदा उसकी आदत है, अतः वह निंदा करके हमारे दोषों के विषय में बता देता है। यदि व्यक्ति इन दोषों को दूर कर ले, यदि व्यक्ति इन दोषों को दूर कर ले तो वह दोष रहित हो जाता है। वस्तुतः निंदक ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित होकर ही यह कार्य करता है। सम किसी कार्य में असमर्थ होने पर यदि कोई अन्य कोई अन्य उसे करे तो वह यह देखना
उसके लिए असहनीय हो जाता है, तो यह देखना उसके लिए असहनीय हो जाता है। ऐसे में निंदा करके तुष्टि प्राप्त की जाती है। जितना परम सुख निंदक को निंदा करने में प्राप्त होता है, जितना परम सुख निंदक को निंदा करने में प्राप्त होता है, उतना किसी ईश्वर भक्त को भक्ति में भी नहीं मिलता होगा। उतना किसी ईश्वर भक्त को भक्ति में भी नहीं मिलता होगा। तो ये दूसरा है जो आपको बनाना है। अब हम आपको सवाल बता रहे हैं कि नीचे सवाल क्या है। निंदा दोष क्यों है? निंदा दोष क्यों? दूसरा सवाल, गद्यांश के आधार पर व्यक्ति दोष रहित कब हो जाता है? गद्यांश के आधार पर व्यक्ति दोष रहित कब हो जाता है, कब हो सकता है? तीसरा सवाल, व्यक्ति निंदा क्यों करता है? कोई व्यक्ति निंदा क्यों करता है? चौथा सवाल, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखें। तो इस पैसेज में आपने देखा होगा कि निंदा के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन किया जा रहा है, अतः इसका शीर्षक क्या होगा समझ के तो आपको बताना है। और निंदा शब्द का विपरीत शब्द लिखिए। अंतिम सवाल है, निंदा शब्द का विपरीत या विलोम शब्द लिखिए। तो इस प्रकार 2 पैसेज प्रश्न उत्तर हमने आपको बताए हैं और 2 पैसेज हैं कि प्रश्न उत्तर कार्य आपको करने के लिए दिए हैं। तो जो आपको दिया गया है उसको ध्यानपूर्वक सुनकर समझकर उसका उत्तर आपको बनाना है। तो जो बताया गया है उस पर काम कीजिए और वैसा काम कीजिए, तभी आप परीक्षा में भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए, आपकी परीक्षा में निबंध आते हैं, 3 निबंध आते हैं। 3 निबंध में कोई एक निबंध आपको लिखना पड़ता है। तो निबंध भी आपको भाषा का ज्ञान, आपकी भाषा का ज्ञान कराता है कि आप हिंदी कितना जानते हैं, आपकी प्रतिभा पता चलती है। तो विषय प्रधान निबंध होते हैं, व्यक्ति प्रधान निबंध होते हैं, और निबंध को 4 भागों में बांटा जाता है। शीर्षक, प्रस्तावना ने आरंभ, विषय वस्तु और अंत में है उपसंहार। इस प्रकार शीर्षक में निबंध का जो शीर्षक है उसको लिखा जाता है। शीर्षक हमेशा छोटा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। प्रस्तावना यानी शुरुआत, आरंभ, इसमें निबंध की शुरुआत की जाती है। इसमें विषय का सामान्य ज्ञान, सामान्य अर्थ बताया जाता है, थोड़ा सा संकेत भी दिया जाता है। प्रस्ताव की भाषा अच्छी होनी चाहिए, विचार गुथे हुए होने चाहिए। विषय वस्तु यानी विस्तार, इसके अंतर्गत जो निबंध दिया गया है उसका विस्तार किया जाता है और अलग अलग पैराग्राफ करके लिखा जाता है। अच्छा, उपसंहार ये निबंध का अंतिम भाग होता है। इसमें लेखक अपना मत व्यक्त करता है। आप लिख रहे हैं तो आप लेखक हैं, तो निबंध के संबंध में आप अपने विचार 2 लाइन में, बस ज़्यादा नहीं, 2 लाइन में लिखने हैं और संक्षेप में लिखना है और अपना दृष्टिकोण इसमें आपको लिखना है। तो निबंध का आरंभ, निबंध का मध्य और निबंध का अंत आकर्षक होना चाहिए। निबंध की भाषा सरल, सुबोध, रोचक, प्रभावशाली होनी चाहिए। विचारों को दोहराना नहीं चाहिए। शब्द सीमा में ही निबंध लिखने चाहिए, 200 शब्दों के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब प्राय 10 नंबर का ये निबंध आता है, कभी कभी 8 नंबर का भी देता है।
निबंध लिखते समय पैराग्राफ चेंज करना चाहिए, विराम चिन्हों का उपयोग करना चाहिए, मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए, सूक्तियों का प्रयोग, लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। तो निबंध में जैसे सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप निबंध लिख सकते हैं, स्वतंत्रता दिवस के बारे में आप निबंध लिख सकते हैं, और टेलीविज़न के बारे में लिख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के बारे में लिख सकते, कंप्यूटर के बारे में लिख सकते हैं, हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी के बारे में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार किसी भी विषय पर आप निबंध लिख सकते हैं। लिखने का अभ्यास करना चाहिए। लिखने का अभ्यास करेंगे, पहले पढ़िए, आपके पास जो भी निबंध पुस्तक है उसको पढ़िए, उसके बाद उसमें से कोई भी एक निबंध लिखिए। तो लिखने का अभ्यास होना जरूरी है, तब आप परीक्षा में लिख सकेंगे। अभ्यास के बिना आपको लिखने में तकलीफ आ सकती है। तो अब चलते चलते हम आपको एक पत्र के बारे में बता रहे हैं कि पत्र कैसे लिखा जाता है। विषय है आपकी कक्षा में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। आपकी कक्षा में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसकी सूचना देते हुए इसकी रोकथाम के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। तो कैसे लिखेंगे? ये मान्य साइट है। सबसे पहले लिखेंगे हम सेवा, उसके बाद लिखेंगे चोरी करने के प्रधानाचार्य, उसके बाद लिखेंगे हम ज्ञान चिंता के आदि सेवा में काम, प्रधानाचार्य काम, ज्ञान ज्योति के विद्यालय का नाम पड़ा। अच्छा, उसके बाद यहाँ दिनांक यहाँ 20 अगस्त, इसके बाद विषय लिखना है। विषय में आप लिखोगे चोरी की घटनाओं की सूचना हेतु। चोरी की घटनाओं की सूचना हेतु, मतलब यहाँ पर आप कक्षा में होने वाली चोरी की घटनाओं के संबंध में बताना चाहते हैं। ये आरंभ है। ये मध्य में आप क्या लिखेंगे तो बताओ। लिखेंगे महोदय, इसके बाद सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 8वीं का जहाँ वाक्य समाप्ति होगा वहां पर विराम लगाना। सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमारी कक्षा पिछले कुछ दिनों से हमारी कक्षा में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। काफी
कि चोरियां हो रही हैं, सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 8 कक्षा तो हूँ, तो पिछले कुछ दिनों से हमारी कक्षा में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। कभी कॉपी, कभी किताब, कभी पेंसिल, पेन, टिफिन, पानी बोतल की चोरियां हो रही हैं। आगे लिखोगे, अब रुपयों की भी चोरी होने लगी है। आगे लिखेंगे, अब रुपयों की भी चोरी होने लगी है। आज सारिका 800 रुपये, आज सारिका के बैग से 800 रुपये किसने चुरा लिए और फीस जमा करने के लिए रुपए लाई थी। हमने कक्षा अध्यापिका श्रीमती सरोजनी शर्मा को इसके बारे में सूचना दी है। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप इस दिशा में उचित कदम उठाते हुए कार्रवाई करने की कृपा करें, जिससे चोरी की घटनाएं भविष्य में चोरी की और कोई घटनाएं ना। उम्मीद है आप इस दिशा में कठोर कदम उठाएंगे। और नीचे में लिखोगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य प्रवीण माछी हैं, कक्षा 8। बस इस प्रकार से पत्र। तो पत्र लिखने का भी आपको अभ्यास करना है। आपकी किताब में जो पत्र दिया है उसको पढ़िए और उसमें से कोई भी एक पत्र लिखिए। तो बस आज इतना ही। धन्यवाद। कल फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।